नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। जकार्ता में मुरुगन मंदिर के कुंभाभिषेकम समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन। भारत इंडोनेशिया के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का किया जिक्र। अनेकता में एकता को बताया साझा मूल्य। दिल्ली के चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। आरके पुरम में विकसित दिल्ली संकल्प रैली को किया संबोधित। कहा 5 फरवरी को दिल्ली में आने वाला है विकास का नया वसंत। दिल्ली के चुनाव प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा ने आप पर साधा निशाना। सोमनाथ भारती पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नया कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। महाकुंभ में कल बसंत पंचमी के आखिरी अमृत स्नान के लिए उमड़ रही है आस्था की भीड़। प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था पर जोर। अब तक 34 करोड़ से भी अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान। और भारत ने लगातार दूसरी बार जीता अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से दी शिकस्त। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की जकार्ता में मुरुगन मंदिर के कुंभाभिषेकम समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने भारत और इंडोनेशिया के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंधों को सराहा। हम हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़े हैं। हम हजारों वर्ष पुराने इतिहास से जुड़े हैं। हमारा संबंध विरासत का है, विज्ञान का है, विश्वास का है। हमारा संबंध साझी आस्था का है, अध्यात्म का है। हमारा संबंध भगवान मुरुगन और भगवान श्री राम का भी है। और हमारा संबंध भगवान बुद्ध का भी है। इसलिए साथियों, भारत से इंडोनेशिया जाने वाला कोई व्यक्ति जब प्रभानन मंदिर में हाथ जोड़ता है तो उसे काशी और केदार जैसी ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। और पीएम ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के हालिया भारत दौरे का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अनेकता में एकता दोनों देशों का साझा मूल्य है। मुझे बताया गया है कि इस मंदिर में भगवान मुरुगन के अलावा विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की भी स्थापना की गई है। ये विविधता, ये बहुलता हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा आधार है। इंडोनेशिया में विविधता की इस परंपरा को बिन्नेका तुंगल इका कहते हैं। भारत में हम इसे विविधता में एकता कहते हैं। ये विविधता को लेकर हमारी सहजता का ही है कि इंडोनेशिया और भारत में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग इतने अपनत्व से रहते हैं। इसलिए आज का ये पावन दिन हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भी प्रेरणा दे रहा है। और अब बात दिल्ली के चुनावी दंगल की। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान अंतिम चरण में पहुंच रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरके पुरम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। पीएम ने विश्वास जताया कि इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी को घेरते हुए पीएम ने कहा कि आपदा पार्टी ने दिल्ली के 11 साल बर्बाद कर दिए।
आम आदमी पार्टी के विधायकों के पार्टी छोड़ने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। और प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर पूर्वांचल के लोगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जिनके अपने शीश महल होते हैं उन्हें दूसरों की झुग्गी और 2 BHK नहीं दिखते। मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। और पीएम ने गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कल पेश बजट को इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। पीएम ने कहा कि भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर्स को पुरस्कार देती है। पूरा मिडिल क्लास कह रहा है कि यह बजट भारत के इतिहास में मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है। पहले बजट आना है सुनकर के 5 दिन पहले मध्यम वर्ग की नींद उड़ जाती थी, और बजट आने के बाद साल भर वो सो नहीं पाता था। ये बजट ऐसा आया है, हिंदुस्तान का हर परिवार खुशियों से भर गया है, उमंग से भर गया है। मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों की जेब में भी इस साल हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कभी भी इनकम टैक्स में इतनी बड़ी रियायत नहीं दी गई। पीएम ने नेहरू इंदिरा दौर की सरकारों में भारी आयकर दरों की याद दिलाई। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता।
अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। और इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव डोर टू डोर कैंपेन के तहत दिल्ली की जनता से संवाद कर रहे हैं और चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने आपदा सरकार को हटाने का मन बना लिया है। दिल्ली के सभी निवासियों ने बहुत स्पष्ट भाव से मन बना लिया है कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करना है और दिल्ली का जो भाईचारा, दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली की जो ऐतिहासिक परंपरा है, उसको फिर से लौटाना है और दिल्ली को विकास की गति पे विकसित दिल्ली बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे ही इस बार वोट देने का लोगों ने मन बना लिया है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के मद्देनजर नया कैंपेन सॉन्ग जारी किया है। दिल वालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए बोल से गाए इस गीत को भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने आवाज दी है। बता दें कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की ओर से जारी ये तीसरा वीडियो सॉन्ग है। इसके पहले बीजेपी ने जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में नामक टाइटल सॉन्ग जारी किया था, जबकि दूसरा चुनाव कैंपेन सॉन्ग भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में जारी किया जा चुका है। और उधर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि आपके पास काम बताने के लिए कुछ है ही नहीं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग अपने अपने घरों से निकल करके भारी मतदान करने वाले हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं सामने, वो अभी से हतोत्साहित हैं, झूठ बोलने में लगी हुई हैं। आपको पता है, आजकल हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं तो हम पूछते हैं कि आजकल फोन आ रहा है क्या, तो 90% महिलाएं और लोग उठाते हैं हाथ, हाँ फोन आ रहा है, और हंसते हैं, झूठों का फोन आ रहा है। तो अब उनके पास कुछ बताने को है नहीं, सिर्फ भ्रमित करने को है। और दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर है। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने आपके पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सोमनाथ भारती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने आप नेता का एक जमीन हड़पने से जुड़े मामले में जांच अधिकारी से मामला को दबाने की बात पर सवाल उठाए। सोमनाथ भारती जो विधायक है उस इलाके के, वो बेजा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अपने विधायक होने का। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी है, उस जांच अधिकारी को हिदायत दे रहे हैं कि तुम चार्जशीट दाखिल होने से पहले जो सीजर मेमो है उसको फाड़ दो। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी सबसे बड़ी संपदा तो भ्रष्टाचार है। आप पार्टी घोटालों का पर्याय बन चुकी है। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामाकरण जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है, उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। वहीं संबित पात्रा ने दिल्ली चुनाव में केजरीवाल द्वारा झुग्गी के लोगों से वोट की अपील पर सवाल उठाया।
उन्होंने कहा कि देश के 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कहीं भी झुग्गी वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई। है भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में कोई एक राज्य कह दे कि कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी वालों को हटा दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं झुग्गी में रहने का दुख क्या होता है। बिजली देना, पानी देना घर घर नल के माध्यम से, गैस सिलेंडर देना, झुग्गी में रह रहे हर मां के अकाउंट में 2500 रुपए भेजना। झुग्गी जहां, नरेंद्र मोदी वहां। जहां झुग्गी खड़ी है, जहां गरीब खड़ा है, वही नरेंद्र मोदी खड़े हैं। हम डट के बोल रहे हैं, झुग्गी वालों डरना मत। दिल्ली के दंगल से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, भाजपा की सीटें कम होती जा रही हैं और आप ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। खुलेआम पूरी दिल्ली में मेरे पास न जाने कितने फ़ोन आए, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। उनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो देख लो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इस बीच पंजाब में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के मामले को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता उदित राज ने पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। साथ ही मामले में अरविंद केजरीवाल को माफी मांगने के लिए भी कहा। इस सर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा, इनकी सरकार है। मैं कोई अवरोध उत्पन्न करने यहाँ नहीं आया हूँ, न कोई राजनीतिक हमारा मकसद है। मैं इतना ही कहने आया हूँ कि मूर्ति बाबा साहब का भेंट करने आया हूँ। मेरे हाथ से, मेरे साथियों के हाथ से, अंबेडकर वादियों के हाथ से मूर्ति ग्रहण कर लें। अरविंद केजरीवाल जी घर से बाहर आकर के और माफी मांग लें कि पंजाब में इनकी सरकार है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अपमान किया गया, घोर अपमान किया गया। आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय जांच ब्यूरो और हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग को गिरफ्तार कर लिया है। जोगिंदर को फिलीपींस से भारत डिपोर्ट किया गया है। जोगिंदर लंबे समय से विदेश में बैठकर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। जोगिंदर हत्या समेत कई मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। वो हरियाणा पुलिस की वांछित अपराधियों की लिस्ट में भी शामिल है। सीबीआई ने हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर 25 अक्टूबर 2024 को इंटरपोल से जोगिंदर के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था। वैश्विक स्तर पर सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचना दी गई थी। रेड नोटिस के तहत जोगिंदर ग्योंग को बैंकॉक से आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया। आगे की कार्रवाई के लिए जोगिंदर को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 2021 से अब तक इंटरपोल चैनलों के माध्यम से समन्वय के माध्यम से 100 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है। अब बात बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट को जनता द्वारा जनता के लिए जनता का बजट बताया है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने करों में दी गई भारी छूट पर बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करों में कटौती के विचार के पूरी तरह समर्थन में थे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बजट को तैयार करते समय खास तौर पर मध्यम वर्ग की आवाज
सुनी गई है। स्कोप देश के केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के बीच समन्वय स्थापित करने वाली संस्था है। केंद्रीय बजट से उन्हें क्या मिला और कैसे ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सरकारी उद्यमों के माध्यम से सहयोग करने में सफल होगा, इस पर स्कोप के महानिदेशक अतुल सोबती से बात की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। भारत के विकास में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की बड़ी अहम भूमिका रही है और भारत में अभी तकरीबन 272 सफलतापूर्वक काम करने वाली पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं और हमारे साथ हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की एपेक्स बॉडी स्कोप के डायरेक्टर जनरल अतुल सोबती जी। अतुल सोबती जी, आज जो बजट आया है उस बजट में आपको अगर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिहाज से देखें तो क्या मिला है? मेरा ये मानना है कि ये प्रगतिशील, रिफॉर्म ओरिएंटेड, होलिस्टिक, वेल राउंडेड बजट है जिसमें ग्रोथ के दोनों पहलुओं पर फोकस किया गया है, एक कंजम्पशन पर और इन्वेस्टमेंट पर भी। तो कैपेक्स और कंजम्पशन दोनों बढ़ेंगे तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जिसकी बॉडी के आप डायरेक्टर जनरल हैं, अगर उसके लिहाज से बोलें तो क्या मिला? जैसे आप जानते हैं 272 ऑपरेटिंग पब्लिक सेक्टर हैं लगभग। एक जनरल मैं आपको बताना चाहूँगा, इनमें से 78% जो है प्रॉफिट मेकिंग है और ये सारे स्ट्रेटजिक सेक्टर्स में कार्यरत हैं जिसमें करीबन 14-15 लाख लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। जहाँ तक हम बजट की बात करते हैं, बजट में फोकस दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, बजट में फोकस दिया गया है इनोवेशन के ऊपर, बजट में फोकस दिया गया है एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, बजट में फोकस दिया गया है एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर, बजट में फोकस दिया गया है नए नए एरियाज में एंट्री करने के लिए, जैसे जो है स्मॉलर न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग बनाने के लिए और स्किलिंग के ऊपर। स्किलिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसको बजट में फोकस दिया गया है। जो विकसित भारत का एक मिशन चला रही है भारत सरकार, उस मिशन में इस बजट और इस बजट के माध्यम से पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की क्या भूमिका हो सकती है? अगर हमें ग्रोथ अचीव करनी है 7% से ऊपर की, तो उसके लिए बहुत बड़ा योगदान पब्लिक सेक्टर्स को करना होगा। और पिछले कुछ सालों की अगर एनालिसिस करिए, हमारी ग्रोथ जो है, पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ जो है, रादर जीडीपी ग्रोथ के ज़्यादा ही हो रही है। बेसिकली क्या है, एक जो कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसको सक्सीड होना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूरदर्शन से बात करने के लिए। थैंक यू। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें, फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्षों बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, तब भी सपा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सपा के सारे ट्वीट भी महाकुंभ के विरोध में आए हैं। रामलला विराजमान हुए तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए। दुनिया बना रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी संग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि प्रयागराज के पवित्र स्थलों अक्षयवट, काल और भक्ति का साक्षी शाश्वत बरगद का पेड़, बड़े हनुमान जी मंदिर,
बजरंगबली का एकमात्र लेटा हुआ रूप, शक्ति और समर्पण का प्रतीक सरस्वती कूप, ज्ञान और पवित्रता का स्वरूप दिव्य कुआं के दर्शन करने के लिए आभारी हूं। हमारी सनातन संस्कृति और आस्था में गहराई से रचे बसे इन पूजनीय स्थानों की आध्यात्मिक आभा से अभिभूत हूं। उधर उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को शुभ लगन के अनुसार प्रातः 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज बसंत पंचमी के अवसर पर पुरातन परंपरा के अनुसार टिहरी राज परिवार के नरेंद्र नगर महल में पंचांग और चौकी पूजन के बाद कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया। इस मौके पर टिहरी राज परिवार के महाराजा मनुजेंद्र शाह, महारानी और टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय, बद्रीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूदरी, बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय थपलियाल भी मौजूद रहे। बसंत पंचमी के पावन पर्व जो होता है इसी पर्व के आधार के दिन जो है भगवान बद्री विशाल भगवान के कपाट कौन सी तिथि को सुलभ होगा, कौन सी तिथि को जो शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाएगा, वो तिथि आज घोषित होती है। आज जो तिथि घोषित हुई है वो 4 मई 2025 को प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। उससे पूर्व जो पूजाएँ परंपराएँ हैं जिसमें तेल कलश और गाड़ू घड़ा है, वो 22 अप्रैल को टिहरी दरबार से निकल के और 6 तारीख को 4 मई को भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में डिमरी समाज के द्वारा उसको लेके प्रवेश किया जाएगा। बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की जो तिथि है उसकी घोषणा आज राज दरबार में महाराजा मनोजेंद्र शाह जी ने अपने श्रीमुख से की है और जो कपाट खोलने की जो तिथि है वो 4 मई को घोषित हुई है। 4 मई को महाराजा साहब की जन्म कुंडली के आधार पर उत्तम मुहूर्त और बद्रीनाथ जी के नाम से भी जो राशि बनती है उससे भी उत्तम मुहूर्त बना है। उस दिन रवि पुख्य योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है, इसलिए 4 मई को बद्रीनाथ भगवान के कपाट दर्शनार्थ के लिए खोले जाएंगे सुबह प्रातःकाल 6 बजे। खेल के मैदान से एक बड़ी खबर, भारत ने अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए 83 रन के लक्ष्य को भारत ने 1 विकेट खोकर 11 ओवर और 2 गेंदों में ही इसे हासिल कर लिया। भारत ने बिना किसी नुकसान के 17 रन बनाए थे। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 82 रन बनाकर ही आउट हो गई थी। भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।